हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक जंगली सवारी के लिए कमर कस लें, क्योंकि हम लड़ाकू विमानों के बारे में कुछ दावों को खारिज करते हैं और सिमुलेशन अभ्यास की दुनिया में उतरते हैं। चीन बनाम भारत हवाई युद्ध शीर्षक पर अपने घोड़े थामे रहें। यह सब अनुकरण से उपजा है, वास्तविक युद्ध से नहीं। इसे पायलटों के लिए अपने कौशल को निखारने के लिए एक हाईटेक वीडियो गेम की तरह समझें, वास्तविक युद्ध क्षेत्र नहीं। हाँ, हम इस बारे में चर्चा करते हैं। चीन के J-20 फाइटर जेट का 17 राफेल को मार गिराने का दावा, तथ्य या कल्पना। घटनाओं का एक विचित्र मोड़। रिपोर्टों से पता चलता है कि चीन के J-20 फाइटर जेट ने कथित तौर पर 17 राफेल फाइटर जेट्स को मार गिराया है, जिससे समान मात्रा में हंगामा और हंसी हुई। लेकिन रुकिए, इस कहानी में जो दिखता है उससे कहीं अधिक है। रिपोर्टों के अनुसार चीन के पूर्वी थिएटर कमांड ने एक ड्रिल आयोजित की, जहां वांग हे एयर ग्रुप, जिसे ताइवान या किसी भी संभावित खतरे से चीन की रक्षा करने का काम सौंपा गया था, कथित तौर पर भारतीय राफेल जेट के खिलाफ नकली युद्ध में लगा हुआ था। लेकिन यहाँ पेच है, यह सब सिमुलेशन अभ्यास के माध्यम से किया गया था। सिमुलेशन अभ्यास से अपरिचित लोगों के लिए उनमें पायलटों को एक सिमुलेटेड वातावरण में प्रशिक्षण देना शामिल है, जहां वास्तविक लड़ाकू जेट का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके बजाय पायलट ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम पर प्रशिक्षण लेते हैं जो वास्तविक जीवन के परिदृश्यों की नकल करते हैं। इस मामले में चीनी पायलटों ने कथित तौर पर वर्चुअल स्पेस में अपनी जीत का जश्न मनाते हुए राफेल जेट के साथ जुड़ने के लिए अपने J-20 सिमुलेटर को प्रोग्राम किया। हालांकि इन दावों की विश्वसनीयता संदिग्ध बनी हुई है। इसी तरह के दावे पाकिस्तान ने अपने J-17 लड़ाकू विमानों को लेकर भी किए थे, जो बाद में निराधार निकले। एक अन्य J-17 ऑपरेटर म्यांमार की रिपोर्टें भी ऐसे दावों की प्रामाणिकता पर संदेह पैदा करती हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि न तो चीन और न ही पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर इन रिपोर्टों की पुष्टि की है, जिससे संदेह की गुंजाइश बनी हुई है। इसके अलावा नकली प्रतिबद्धताओं के आधार पर जीत का जश्न मनाने का विचार ऐसे दावों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है। हालांकि चीन और पाकिस्तान इन कथित जीतों का दावा कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई अस्पष्ट बनी हुई है। जैसे ही ये दावे सामने आते हैं, दुनिया मनोरंजन और चिंता के मिश्रण से देखती है। निष्कर्षतः, हालांकि 17 राफेल को मार गिराने का विचार सनसनीखेज लग सकता है, लेकिन सैन्य प्रचार के दायरे में तथ्य को कल्पना से अलग करना महत्वपूर्ण है। आइए ऐसे दावों पर संदेहपूर्ण नजर रखें और निष्कर्ष निकालने से पहले ठोस सबूत का इंतजार करें। कहानी सामने आने पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। अब आते हैं अगले विषय पर। भारत का रणनीतिक तख्तापलट, चीन पाकिस्तान परमाणु साजिश को नाकाम करना। एक अभूतपूर्व रहस्योद्घाटन में भारत ने क्षेत्रीय सुरक्षा को अस्थिर करने के उद्देश्य से चीन और पाकिस्तान द्वारा रचित एक भयावह योजना को रोका और विफल कर दिया है। इस जटिल साजिश में चीन से पाकिस्तान तक परमाणु सामग्री और प्रौद्योगिकी का गुप्त हस्तांतरण शामिल था, जो भारत की सुरक्षा और स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा था। भारत की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क रहीं और चीन और पाकिस्तान द्वारा संचालित किसी भी गुप्त गतिविधियों पर बारीकी से नजर रख रही हैं। उनकी मेहनत रंग लाई जब खुफिया जानकारी ने पाकिस्तान के रास्ते में एक चीनी जहाज का पता लगाया, जो कथित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान के लंबी दूरी के परमाणु मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण परमाणु सामग्री ले जा रहा था। मुंबई बंदरगाह पर जहाज के अवरोधन से पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार के लिए महत्वपूर्ण CNC मशीनों और अन्य उपकरणों सहित परमाणु घटकों का एक भंडार सामने आया। चौंकाने वाली बात यह है कि ये सामग्री एक चीनी कंपनी, शंघाई जिक्सी ग्लोबल लॉजिस्टिक्स कंपनी लिमिटेड से ली गई थी और पाकिस्तान विंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा खरीदी गई थी। कुल मिलाकर 22,180 किलोग्राम परमाणु सामग्री थी। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि CNC मशीनें, जो पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण हैं, विशेष रूप से एक इतालवी कंपनी द्वारा आपूर्ति की जाती हैं, जो केवल चीन द्वारा उपयोग के लिए अधिकृत है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण चीन ने पाकिस्तान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं में सहायता के लिए वैश्विक नियमों को दरकिनार करते हुए यूरोप से इन घटकों को प्राप्त करने का सहारा लिया। यह रहस्योद्घाटन चीन और पाकिस्तान के बीच नापाक सांठगांठ को रेखांकित करता है, जिसका एकमात्र उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता को कमजोर करना और भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करना है।
यह अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के प्रति चीन की घोर उपेक्षा और पाकिस्तान जैसे दुष्ट देशों में परमाणु प्रौद्योगिकी के प्रसार में उसकी भूमिका को उजागर करता है। भारत के सक्रिय हस्तक्षेप से न केवल संभावित संकट टलता है, बल्कि क्षेत्र को अस्थिर करने में चीन की मिलीभगत भी उजागर होती है। इस अवरोधन से एकत्र किए गए साक्ष्य क्षेत्रीय सुरक्षा की रक्षा करने और स्थिरता को कमजोर करने के उद्देश्य से नापाक एजेंडे को विफल करने के लिए भारत की अटूट प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा इस मुद्दे को पश्चिमी देशों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के ध्यान में लाने के भारत के प्रयासों के कारण पाकिस्तान को मिसाइल भागों की आपूर्ति में शामिल चीनी कंपनियों पर महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगाए गए हैं। यह घटनाक्रम वैश्विक सुरक्षा मानदंडों के प्रति चीन की घोर उपेक्षा के खिलाफ एकजुट होने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक जागृत आह्वान के रूप में कार्य करता है। निष्कर्षतः चीन पाकिस्तान परमाणु साजिश के खिलाफ भारत की निर्णायक कार्रवाई न केवल अपनी सुरक्षा की रक्षा करती है, बल्कि दुष्ट देशों और उनके समर्थकों को भी एक कड़ा संदेश देती है। यह वैश्विक शांति और सुरक्षा को बनाए रखने में भारत के संकल्प का एक प्रमाण है और एक अनुस्मारक है कि नापाक एजेंडे अनियंत्रित नहीं होंगे। जैसे ही कहानी सामने आती है, बने रहें और इस उभरते भूराजनीतिक परिदृश्य पर अधिक अपडेट के लिए सदस्यता लें। अगला अपडेट है भारत की डिडॉलरीकरण रणनीति, एक वैश्विक आर्थिक बदलाव। वैश्विक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत के हालिया पैंतरेबाजी ने पारंपरिक वित्तीय प्रणालियों को हिलाकर रख दिया है, जो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व से एक बड़े बदलाव का संकेत है। रणनीतिक साझेदारियों और साहसिक पहलों के साथ भारत ग्रीनबैक के लंबे समय से चले आ रहे आधिपत्य को चुनौती देते हुए डिडॉलरीकरण की दिशा में एक आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है। हाल की रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि भारत अमेरिकी डॉलर से दूर व्यापार में विविधता लाने के लिए रणनीतिक रूप से प्रमुख मुस्लिम बहुल देशों, विशेष रूप से इराक के साथ खुद को जोड़ रहा है। भारतीय बैंकों में खाते खोलकर और भारतीय रुपयों में व्यापार की सुविधा देकर इराक और अन्य तेल समृद्ध देश आर्थिक परिदृश्य को फिर से परिभाषित कर रहे हैं, डॉलर के गढ़ को कमजोर कर रहे हैं। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात में प्रधानमंत्री मोदी के राजनयिक प्रयासों ने भारतीय भुगतान प्रणालियों को अपनाने का मार्ग प्रशस्त किया है, जो वीजा और मास्टरकार्ड जैसे पारंपरिक दिग्गजों के विकल्प प्रदान करता है। यह कदम न केवल यूएई को सशक्त बनाता है, बल्कि सीमा पार लेन देन को सुव्यवस्थित करता है, जिससे डॉलर पर निर्भरता कम हो जाती है। रूस, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार के साथ भारत का सहयोग क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण, स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने और पारंपरिक डॉलर केंद्रित तंत्र को दरकिनार करने की उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। बढ़ती साझेदारियां पश्चिम के दीर्घकालिक प्रभुत्व को चुनौती देते हुए एक बहुध्रुवीय आर्थिक व्यवस्था के लिए आधार तैयार कर रही हैं। डिडॉलरीकरण की दिशा में इस रणनीतिक बदलाव ने वैश्विक वित्तीय संस्थानों को परेशान कर दिया है, जिससे दुनिया की प्राथमिक आरक्षित मुद्रा के रूप में डॉलर के भविष्य के बारे में व्यापक अटकलें लगाई जा रही हैं। जेपी मॉर्गन और आईएमएफ जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं की रिपोर्टें उभरते आर्थिक गठबंधनों के सामने डॉलर की कमजोरी पर चिंता व्यक्त करती हैं। पश्चिमी वित्तीय आधिपत्य के प्रतिसंतुलन के रूप में ब्रिक्स का उद्भव एक अधिक न्यायसंगत वैश्विक आर्थिक प्रणाली के लिए आशा की किरण प्रदान करता है। स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देकर और बहुपक्षीय व्यापार समझौतों को बढ़ावा देकर ब्रिक्स देश यथास्थिति को चुनौती दे रहे हैं और आर्थिक सहयोग के एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। संक्षेप में, भारत की साहसिक पहल एक बहुध्रुवीय दुनिया की ओर एक परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है, जहां आर्थिक शक्ति विकेंद्रीकृत है और विभिन्न देशों के बीच साझा की जाती है। जैसे जैसे पश्चिम डिडॉलरीकरण के निहितार्थों से जूझ रहा है, वैश्विक अर्थशास्त्र में एक आदर्श बदलाव के लिए मंच तैयार हो गया है, जिससे अधिक समावेशी और संतुलित भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। जैसे ही हम इस ऐतिहासिक परिवर्तन का खुलासा देख रहे हैं, हमारे साथ बने रहें और भारत के उभरते आर्थिक परिदृश्य पर अधिक अपडेट के लिए सदस्यता लें। आगे के अपडेट के लिए देखते रहे। Please like, share and subscribe.